तो यहां पर देखो हम लोग एक टॉपिक करना है, इलेक्ट्रोमोटिव भी का ई छूट गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां नाम में देखो क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहां नाम में इस्तेमाल हो रहा है फोर्स, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, ईएमएफ जो होता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। जैसे एग्जांपल के लिए इसको डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं, बैटरी देखे हो, बैटरी या सेल, जैसे मान लो कि एक बैटरी है ना, ये बैटरी का मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, बैटरी में दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मान लो जब हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, जब बैटरी को चार्ज करने जाते हैं, नहीं, तो बैटरी को जब भी हम लोग चार्ज करने जाएंगे तो उसमें चार्जिंग के टाइम पर क्या होता है, चार्जिंग के टाइम पर होता क्या है, कहानी क्या है कि यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है। ऐसा माना जाता है कि यहां इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज को कैरी करके ले आकर के तुमको कहां पे रखना है, पॉजिटिव पे। या तुम मान सकते हो कि यहां से नेगेटिव चार्ज लिया करके यहां पर रखना है। मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को पहुंचाना है। समझ गए बात को, नेगेटिव से या तो पॉजिटिव चार्ज उठाओ और ला करके यहां पर रखो, या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज को उठाओ ला के नेगेटिव पे रखो। तब ना दोनों एक पर, दोनों पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है, एक पर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, एक पर पॉजिटिव बढ़ेगा, तब ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और डिफरेंस क्रिएट होगा तो बाद में जब तुम इसको वायर से जोड़ोगे तो करंट फ्लो होगा। अरे पानी जब टंकी में भरोगे तो टंकी ऊंचा होगा, तब तो पानी वापस नीचे आएगा। तो यहां पर चार्ज को सेम डेफिनेशन इस्तेमाल होता है। मान लो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क किया गया उसको ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमएफ। डेफिनेशन लिख लो तुम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में बी डिफाइंड एज, लिख लो, ई एम एफ may be defined as work done in unit, work done to work done in bringing unit positive charge from one terminal to another। वन टर्मिनल टू अनदर का मतलब होगा पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज क्या है, यानी कितना वर्क डन हम लोग करेंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन बाय द सोर्स, ठीक है, और ये अनदर बाय द सोर्स, जो भी ईएमएफ सोर्स हमने दिया हुआ है। ठीक है, जो भी ईएमएफ सोर्स हमने दिया हुआ है, बैटरी हुआ, सेल हुआ, कुछ भी हुआ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में लाने में जितना वर्क डन होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा। अब मान लो कि W जो है वो वर्क डन है, W क्या है, अरे ये एकदम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, वोल्टेज ही है। अभी बताएंगे किस कंडीशन में ईएमएफ
घुराएंगे उसको किस कंडीशन में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे टर्मिनल के बीच में। W वर्क डन हो गया, और Q मान लो कि चार्ज हो गया, और E जो EMF हो गया, EMF, ठीक है। तो EMF यानी इसको एप्सिलॉन की तरह भी लिखा जाता है, EMF इक्वल टू हो जाएगा कितना, W बाई Q। इसका यूनिट यदि आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, W का होगा जूल, और इसका कूलम, जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम क्या होता है सर, जूल पर कूलम जो होता है वोल्ट ही होता है, ठीक है। तो एक सोर्स के द्वारा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। यूनिट क्या होगा इसका, वोल्ट ही होगा, यानी ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। यानी एक स्रोत के द्वारा, ठीक है, एक स्रोत के द्वारा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक धनात्मक आवेश को, एक स्रोत के द्वारा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एक इकाई आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो कार्य होगा उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ईएमएफ का क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हिंदी में, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। यानी इसमें हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक स्रोत के द्वारा, ठीक है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। यदि तुम यहां पर पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो नेगेटिव चार्ज से एक धनात्मक आवेश को उठा करके पॉजिटिव तक ले आके रखने में चार्जिंग के टाइम पर, और डिस्चार्जिंग के टाइम पर पॉजिटिव से नेगेटिव लाने में। चार्ज करते समय उल्टा होता है, डिस्चार्ज करते समय कहानी उल्टा होता है, रिवर्स होता है सीधा, ठीक है। तो लाने में जितना कार्य होगा उसको लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। वो फोर्स जो विद्युत का वहन करता है, उसी के इन्फ्लुएंस के अंदर ये चार्ज फ्लो करते हैं। यदि ये फोर्स नहीं होगा तो ये चार्ज कैरी नहीं करेंगे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे आएंगे ही नहीं। तो चूंकि ये एक बल की तरह कार्य कर रहा है, जिसके इन्फ्लुएंस में, जिसके प्रभाव में चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो करके आ रहे हैं, इसी कारण से इसको बल कहा जाता है। लेकिन बल है नहीं, ये है वोल्ट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, यहां पर एक चीज क्या ध्यान देना है कि ईएमएफ कब बोलेंगे और इलेक्ट्रिक, जैसे मान लो एक बैटरी से या एक सेल से, एक बैटरी से एक रसिस्टर को जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया, एक बैटरी से एक रसिस्टर को जोड़ दिया गया, और यहां पे लगा दो एक स्विच, स्विच समझते हो ना, यहां पे लगा दो एक स्विच यानी की, ठीक है। ये ईएमएफ सोर्स हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ सोर्स, सोर्स ऑफ ईएमएफ, जो विद्युत वाहक बल देगा। यानी ईएमएफ का स्रोत है ये, कहां से विद्युत वाहक बल मिलेगा, ठीक है। देखो याद रखिएगा, जब सर्किट ये स्विच ऑफ है, क्या है, ऑफ है, उस समय बैटरी के दोनों पोटेंशियल के बीच, दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो ईएमएफ होता है। व्हेन सर्किट इज ओपन, ओपन का मतलब सर्किट
सर्किट में करंट ना फ्लो कर रहा हो, सर्किट में करंट नहीं है यानी स्विच ऑफ है। सिंपली तुम एक बैटरी या सेल खरीद के लाते हो तो दोनों टर्मिनल के बीच में अभी कोई करंट वरंट दे रहा है वो, अरे कोई चीज तुम फैन जोड़ोगे, मोटर जोड़ोगे, कोई बल्ब जोड़ोगे तब ना चलेगा वो। तो अभी कोई भी तार को भी करंट ले रहे हो उससे, अभी करंट हम लोग नहीं ना ले रहे हैं, दोनों टर्मिनल ओपन है, कुछ भी करंट हम लोग सोर्स से नहीं ले रहे हैं। उस कंडीशन में उसके दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ईएमएफ, ठीक है। तो भी उस कंडीशन में एप्सिलॉन यानी ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सोर्स, ठीक है, जब परिपथ खुला हो यानी ओपन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है टर्मिनल के बीच में, दोनों टर्मिनल के बीच विद्युत विभव का अंतर, यानी जो डिफरेंस होगा उसको ईएमएफ बोलेंगे। जैसे ही वोल्टेज लेना शुरू करोगे, जैसे ही सर्किट को क्लोज करोगे, स्विच ऑन, तो बैटरी से तुम करंट लेने लग गए, सेल जो बैटरी लिए उससे करंट आने लग गया सर। उस कंडीशन में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उस कंडीशन जब तुम स्विच को ऑन कर दिए और बैटरी से तुम क्या करने लगे, बैटरी से सोर्स लेने, बैटरी से करंट लेने लगे, यानी अब पहले जितना, जैसे मान लो टंकी फुल है, तुमने टंकी फुल कर दिया पूरा, तो उसमें करंट क्या, उसमें पानी क्या है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल जब करंट नहीं लिया जा रहा है तो वो ईएमएफ है, समझ गए। अब तुम नलका खोल दिए, टंकी से पानी बहने लगा, टंकी से होकर के, मतलब टंकी से करंट ले रहे हो, अब पानी ले रहे हो, टंकी से पानी लेना शुरू किया तो अब तो कम हो गया ना। तो देखो ये जो रसिस्टर है जो करंट का खपत कर रहा है, वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, उसके अक्रॉस वोल्टेज, जब सर्किट ओपन हो तो बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में ईएमएफ होगा। ईएमएफ जो है, ईएमएफ हमेशा बड़ा या बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ईएमएफ से बड़ा नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा, ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा, लेकिन ये भी कभी भी ईएमएफ से बड़ा नहीं हो सकता है, क्षमता नहीं है उसकी, नहीं समझे। तो ये ईएमएफ का कुछ कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। जब सर्किट ओपन तो ईएमएफ, सर्किट क्लोज तो भी, और भी कभी भी ई से बड़ा नहीं हो सकता है, और ई हमेशा ई से बड़ा बराबर हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, बस इसमें कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग चलते हैं ओम्स लॉ पे। किस पे? ओम्स लॉ पे, ठीक ना। क्या हुआ, हम लोग चलते हैं अब ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की कहानी क्या है, सीधा सपाट कहानी है। सबसे पहले ओम्स में दो चीजों, एक चीज को स्थिर रखना है, क्या रखना है, ओम्स लॉ में ध्यान रखना कि टेम्परेचर स्थिर रखना है।
टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब तापमान नियत होना चाहिए। मतलब कि टेम्परेचर जितना है उतना ही रहे, उसका वैल्यू चेंज ना हो, उसका वैल्यू चेंज ना हो। जितना उसका टेम्परेचर है, जैसे टेम्परेचर मान लीजिए हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स कर दिए, तो टेम्परेचर उससे ऊपर और नीचे नहीं जाना चाहिए, तब ना बोलेंगे टेम्परेचर फिक्स है। तो सबसे पहला एक बात ध्यान रखिएगा कि ओम्स लॉ, हम लोग जब भी ओम्स लॉ की बात करेंगे तो इसमें हम लोग टेम्परेचर को फिक्स मान के चलेंगे कि टेम्परेचर नियत रहेगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहां पर देखो, अब ओम ओम जी कहते क्या है, ओम सर का कहना क्या था, ठीक है, ओम्स लॉ में था क्या? तुम सीधा से एक बात बताओ ना हमको, जब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो मैंने कहा ना ओम्स लॉ की बात करेंगे तो मान के चलना कि टेम्परेचर हम लोग फिक्स रखे हुए हैं, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं करेंगे। टेम्परेचर में बदलाव करेंगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़ ना। तो यदि एक सेल लेते हो तो एगो बल्ब ले लो, एक बल्ब ले लो, बल्ब समझ रहे हो, एक बल्ब ले लो और 3 4 5 गो सेल ले लो, छोटा छोटा 1.5 1.5 वोल्ट वाला। एगो सेल से बल्ब को जोड़ो, एक सेल से बल्ब जोड़ोगे तो बल्ब जलेगा, ब्राइटनेस कुछ होगी उसकी, तेज जलेगा, थोड़ा मतलब जलेगा ना बल्ब। अब 2 गो बैटरी जोड़ो उससे, 2 बैटरी जब जोड़ोगे, जब 2 बैटरी जोड़ेंगे हम लोग, तो ये बताओ कि बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी घटेगी? जो बल्ब है उसका चमक बढ़ेगा कि घटेगा? 3 जोड़ेंगे तो, 4 जोड़ेंगे तो, यानी चमक बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा कि वो फ्यूज भी कर सकता है, ज्यादा वोल्टेज उसको मिलेगा तो, औकात से फालतू उसको मिलेगा तो जल जाएगा। तो भी जब हम लोग जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या सर्किट में बढ़ रहा था? बल्ब का रेसिस्टेंस तो फिक्स ना था जी, करंट बढ़ रहा था। यानी वोल्टेज जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, यही ओम का कहना था। ओम्स लॉ में यही था कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे सर्किट में करंट बढ़ेगा, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ में क्या था? ये था V प्रोपोर्शनल टू I। और यहां पर ध्यान रखना है कि ये कब होगा, मैंने कहा था कि जब टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर जब कांस्टेंट है किसी भी सर्किट, किसी भी सर्किट में V प्रोपोर्शनल टू I। यानी इसको सेंटेंस के तौर पे लिखने की आप कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, भी वही ना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor is directly proportional to electric current through it, through the conductor।
through the conductor at constant temperature, या other factor are constant at constant temperature. ठीक है, यानी किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विद्युत विभवांतर उस चालक से होकर विद्युत धारा का समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। यदि तापमान नियत हो, ठीक है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I होगा। V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? V प्रोपोर्शनल टू I। अब हम लोग यहां पे V प्रोपोर्शनल जो है I के, V प्रोपोर्शनल टू I, यहां से प्रोपोर्शनल साइन जब हम लोग हटाएंगे, क्या करेंगे? यहां से प्रोपोर्शनल साइन जब हम लोग हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है R। R क्या है? इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट called resistance of the conductor। यानी एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। यानी R यहां पर R जो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, V इक्वल टू आर आई। तो R को हम लोग बोलते हैं ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। जब यहां से प्रोपोर्शन का साइन हम लोग हटाएं, है ना, जब यहां पर प्रोपोर्शन का साइन हम लोग हटाए हैं तो एक कांस्टेंट रखेंगे। ये कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रेसिस्टेंस। और ये रेसिस्टेंस किस चीज पर निर्भर करता है? चालक के नेचर पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर? इसको लिख लीजिए, चालक के नेचर पर, टेम्परेचर पे, लंबाई पे, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है ये। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे, वही चीज देखेंगे हम लोग कि चालक, ये रेसिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है। अब यहां पर जो रेसिस्टेंस आया हुआ है R, ये आप लोग लिख लिए इसको। देखो यहां पर कंप्लीट जो भी कंसेप्ट है
डेफिनेशन के साथ जो भी है उसको हम लोग देख रहे हैं, इसमें आराम से बैठ करके पूरा फिजिक्स आसानी से तुम देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फॉर्मूला आया हुआ है, v इक्वल टू कितना था, v इक्वल टू r इंटू आई, तो r बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, v बटा आई। तो यूनिट यानी इकाई क्या होगा, r की इकाई क्या होगी, या मात्रक, इकाई बोलो चाहे मात्रक बोलो, यूनिट क्या होगा, v का क्या होगा, वोल्ट। कभी ये बोले है ना, किसी भी चीज का यूनिट तुमको निकालना है, किसी भी चीज का तुमको मात्रक निकालना है, तो उसका फॉर्मूला देखो कहाँ है, उसके फॉर्मूले को पकड़ो, उसके फॉर्मूले को पकड़ोगे हमारा आधा काम हो जाएगा, ठीक ना। तो v का होगा वोल्ट, आई का होगा एम्पियर, यानी वोल्ट और AMPERE का पावर -1, यानी वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर जानते हो क्या बोलते हैं, OHM। चूंकि ये क्वांटिटी ओम्स लॉ के कारण आया था, उन्हीं का योगदान है, और ओम्स का योगदान फिजिक्स में बहुत है, ठीक है। इसीलिए यहां पर जो वोल्ट पर एम्पियर है, इसी को ओम्स को सम्मान देने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए, याद रखने के लिए, फिजिक्स में उनको इतिहास में याद रखने के लिए कहा गया कि वोल्ट पर एम्पियर को आज से हम लोग बोलेंगे ओम। क्या बोलेंगे, ओम, ठीक है। ओम का सिंबल भी होता है, ओम का सिंबल ऐसे, ये ओम का सिंबल है, ठीक है। इसको ये आप लोग ओम, ये ओम मत लीजिएगा, ये पूजा पाठ वाला हम लोगों का ओम है, महामंत्र है, ओम ओम, ये मत लिखना सर, ये ओम अलग है। हाँ, नहीं तो बहुत सारा बच्चा साहब हम लोग क्लास में था, एक 10वीं क्लास में थे हम लोग, तो था एक दोस्त हम लोगों का, तो पूछा, आया था एग्जाम में 1 नंबर वाले में, कि यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है। हिंदी मीडियम में थे हम लोग 10वीं क्लास में, तो रेसिस्टेंस का, प्रतिरोध का इकाई क्या है, पूछा तो बता दिए, ओम। एक क्लास टेस्ट था, ये ओम लिख दिया था। क्लास में जब कॉपी चेक हो गया, जब मिल रहा था, तो उसको बुला के उसका धपाई हुआ कस के, बोला कि ये कहां से यूनिट हो गया, ये यूनिट नहीं है, ये यूनिट होता है। तो उसको ओम का मतलब वही समझ में आया, पढ़ेगा तब ना समझ में आएगा, होशियार बच्चे होते हैं कुछ। ये ये जो होता है, ये लाइफ का यूनिट होता है, और ये रेसिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर। रेसिस्टेंस का डायमेंशन बताइएगा आप लोग। देखो स्टेट बोर्ड में डायमेंशन बहुत पूछता है, खूब मजे में पूछता है, डायमेंशन जो है स्टेट बोर्ड में मजे में पूछता है, एकदम मस्त तरीके से। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ, देखो यहां पर लिखेंगे v का डायमेंशन, और यहां पर करंट का डायमेंशन लिख के निकालो। तो v का डायमेंशन क्या होगा, w बटा q, w का होगा ml² t का पावर -2, q का होगा at, ये हो जाएगा m l² t का पावर -3 a का पावर -1 होगा, v का, सही है ना। w का ml² t का पावर -2, q का at, इसका होगा ml² t का पावर -3 a का पावर -1। अब यहां पे लिखो m l²
टी का पावर -3 ए का पावर -1 इंटू एम्पियर का होता है क्या, एम्पियर तो एम्पियर है, ए का पावर -1। एम्पियर तो खुद ही डायमेंशन है ना करंट का, ए ही होता है उसका। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -2। तो इसका डायमेंशन भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर एक चीज पूछ सकता है, 1 एम्पियर कर 1 ओम कितना के बराबर होगा, कितना, डायमेंशन का मतलब आर की बीमा, अब इसमें पूछेगा कि 1 ओम कितने के बराबर होगा, ठीक ना, 1 ओम, जैसे यहां पर मान लीजिए दिया हुआ है डिफाइन 1 ओम, ठीक है, 1 ओम को परिभाषित करें, एक ओम कितना होगा, तो बहुत आसान है, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, क्या है, इस कंडक्टर को तुम एक ईएमएफ सोर्स से जोड़ते हो, बैटरी से, यदि दोनों सिरों के बीच में 1 वोल्ट हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, कितना वोल्ट, दोनों सिरों के बीच में कितना वोल्टेज दे रहे हैं, 1 वोल्ट, और इससे हो करके यदि 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, कितना एम्पियर करंट पास हो रहा है, यदि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देने पर किसी कंडक्टर से होकर के 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो उसका रेसिस्टेंस, उसका प्रतिरोध हम बोलेंगे 1 ओम है, कितना है, हाँ, ठीक है, इफ 1 वोल्ट electric potential, if 1 volt electric potential is applied across a resistor, if 1 volt electric potential is applied across a resistor and then 1 ampere electric current is passed, then resistance of conductor is called 1 ohm। किसी कंडक्टर को 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो वोल्टेज और 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो उसके रेसिस्टेंस को हम बोलेंगे कितना है, 1 ओम है उसका रेसिस्टेंस, उसका प्रतिरोध जो है वो 1 ओम है, उसका प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम होगा।
नॉर्मली फिगर से याद रखना ना इसको। यदि 1 वोल्ट वोल्टेज 1 वोल्ट हो और कंडक्टर यानी चालक से 1 एम्पियर करंट पास करेगा, तो यानी उसका रेसिस्टेंस 1 ओम है। हो गया। हटाएं इसको। अब अर्थ है कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस किस चीज पर निर्भर करेगा। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर यानी प्रतिरोध किसी चीज का किस किस चीज पर निर्भर करेगा, किस फैक्टर पर, किस कारक पर निर्भर करेगा। फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depends। वो कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वो कारक जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा। ठीक है, तो देखो एक तो होता है चालक का नेचर, नेचर समझ रहे हो, एक होता है चालक का नेचर। तो देखो नेचर अलग अलग होगा तो चीजें तो बदल जाती ही हैं, तो नेचर को उतना डिस्कस हम लोग नहीं करते हैं मैथमेटिकली। किसी चीज के नेचर को हम मैथ में नहीं फ्रेम कर सकते हैं, किसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर वैसा है। तो नेचर को हम लोग चूंकि मैथमेटिकली फ्रेम नहीं करेंगे, मैथ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दो ही चीज को हम लोग कंसीडर करते हैं। दो ही फैक्टर है, दो ही कारक है जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध यानी किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई चालक है, तो जो भी तुम कंडक्टर लेते हो उस कंडक्टर में एक होता है बेटा उसका लेंथ, एक क्या होता है, एक होता है उसका लेंथ, और दूसरा उसका होता है क्रॉस सेक्शन। क्या होता है, दूसरा उसका होता है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझ रहे हो बात को। क्रॉस सेक्शन का होता है मतलब होता है कि कोई ऐसा मोटा तार है, इसको ऐसे परपेंडिकुलर काट दो, तो परपेंडिकुलरली काटने के बाद जब सामने से देखोगे तो तुमको एक सर्कुलर सर्कल दिखाई देगा। यदि वायर सर्कुलर है तो ये जो हिस्सा तुमको दिखाई दे रहा ना, ये वाला हिस्सा, इसी को इसका बोलेंगे क्रॉस सेक्शन। ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है इसका क्रॉस सेक्शन। यानी ये क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने का मतलब होगा कि तार का मोटाई बढ़ेगा। तार का मोटाई क्या होगा, बढ़ेगा। और यहां पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया यानी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा यानी तार मोटा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तार पतला होगा। यानी क्रॉस सेक्शन घटने बढ़ने से तार की मोटाई घटेगी बढ़ेगी। एरिया बड़ा है तार मोटा है, एरिया छोटा है तार पतला है। और लंबाई का मतलब तो जान ही गए तुम लोग कि लंबा छोटा का मतलब क्या होगा, लंबा मतलब लंबा, छोटा मतलब छोटा। तो चालक का प्रतिरोध यानी किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस
या चालक का प्रतिरोध दो चीजों पर निर्भर करता है ज्योमेट्रिकली। एक लेंथ पर, ज्योमेट्री में एक लेंथ आ गया, और एक आ गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला जो मैंने बताया। इन दो चीजों पर निर्भर करेगा। और प्रकृति तो है ही, नेचर तो है ही, नेचर मैंने कहा था नेचर तो है ही, नेचर को खैर मैथमेटिकली हम फ्रेम नहीं कर सकते इसलिए साइड कर दिए हैं। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का मटेरियल जो लिया उसका नेचर क्या है, तो उसको साइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहां पर हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ लेंगे सिर्फ, ठीक है। तो इसमें पहला क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to its length। यानी चालक का जो प्रतिरोध है चालक की लंबाई का समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब इस चीज का मतलब क्या है, आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू एल का मतलब क्या है, आर प्रोपोर्शनल टू एल का मतलब या प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती है। अब इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि यदि आप लेंथ बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का प्रतिरोध, कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। यदि इसको दोगुना करेंगे तो ये भी दोगुना हो जाएगा, बशर्ते बाहर, बशर्ते ये फिक्स हो। दोनों में एक साथ बदलाव करेंगे तो फिर कहानी कुछ अलग होगा। लेकिन एक को तुम फिक्स कर दो, एरिया उतना ही रखो शुरू से लेके लास्ट तक, तो लंबाई दोगुना तो रेसिस्टेंस दोगुना, लंबाई 8 गुना तो रेसिस्टेंस भी 8 गुना। जितना गुना करोगे उतना गुना होगा यदि ये फिक्स रहा तब। और कहीं दोनों एक साथ बदले, दोनों एक साथ बदल रहे हैं, तब मिक्स रूप से चेंज होता है कोई चीज। दूसरा इसमें क्या आएगा, सेकंड नंबर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसके प्रोपोर्शनल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यानी उल्टा रिलेशन होगा। उल्टा रिलेशन का मतलब यहां पर हो जाएगा कि आर यहां पर डायरेक्ट रिलेशन है, यहां पर उल्टा रिलेशन हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। नंबर 2, ठीक ना। यानी इसका मतलब क्या है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब है कि एरिया बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस कम होगा, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा, और ये यदि कम होगा तो ये ज्यादा होगा। साधारण भाषा में यदि हम लोग इसको समझना चाहें, साधारण भाषा में कैसे समझना चाहें, साधारण भाषा में यदि तार मोटा होगा, तार मोटा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, पतला तार होगा जितना उसका रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। साधारण सा मतलब समझिए किसी चीज का, बात समझ में आ रही है। यहां पर जो है यहां पर जो है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और यहां कहानी क्या था, यहां कहानी था कि यदि इसको फिक्स कर दोगे, ए को, ये बढ़ाने पर डबल तो डबल, ट्रिपल तो ट्रिपल, चार गुना चार गुना, आधा तो आधा, और इसको फिक्स कर दोगे तो ये डबल तो ये आधा, ये चार गुना तो ये 1/4, ये आधा तो ये डबल, उल्टा रिलेशन हो जाएगा। आशा कर रहा हूं कि समझ गए होंगे आप लोग बात को, भावनाओं को सब जरूर समझा होगा, और भावनाओं को समझ गए होंगे तो यहां पर आगे चलो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो से समीकरण एक और दो से आपको क्या मिल रहा है, देखिए आर प्रोपोर्शनल होगा एल बाय एल के और 1/a के, दोनों को गुना कर देंगे, L/A हो जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन यहां से हटता तो एक कांस्टेंट आता है रो L/A। रो क्या है, समानुपाती नियतांक, इसको लिखिए फिर आगे बता रहे हैं। हाँ जी, जब ए को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हम ये मान के चल रहे थे तो एल को नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, तब तब ए का आर पर कैसा असर पड़ेगा, और जब ए में बदलाव कर रहे थे तो हम ए को फिक्स मान लिए थे कि एल पर कैसे, आर पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। इसमें फिक्स कुछ भी नहीं है, तुम दोनों चेंज करो एक साथ, एक साथ दोनों चेंज कर सकती हो, तो इस फॉर्मूले से इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग फिक्स कोई चीज मान के नहीं चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस का फॉर्मूला एक और आ गया, रो L/A। अब यहाँ पर एक कंडीशन आ गया रो, अब ये है क्या, अब हमारे पास यहाँ पर यह आ गया R इज इक्वल टू रो L/A। यहाँ पे रो जानते हो क्या है, ये है इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको, है तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, लेकिन इसका हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। यानी रो एक जो है समानुपाती नियतांक है,
जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, आर को प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, और इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता। इसको बोलेंगे प्रतिरोधकता। अब यहां पर रो का यूनिट क्या होगा? रो जो है इसका यूनिट क्या होना चाहिए? तो रो, इस फॉर्मूले को यदि हम लोग पलटेंगे, यहां पर देखो, या यहां पे आ जाओ, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो देखो, तो यहां पर लिख सकते हो इसको, रो इज इक्वल टू R A बाई L हो जाएगा। अब इसका यूनिट निकालोगे तो R का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा एक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ आर नहीं रो, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी रो जो होगा हो जाएगा ओम मीटर, यानी रो का मात्रक, रो का मात्रक हो जाएगा क्या? ओम मीटर। अब डायमेंशन क्या होगा इसका? इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन का बात करेंगे हम लोग इसका, यदि तो ओम रेसिस्टेंस है। ओम क्या है? रेसिस्टेंस का ना यूनिट है। और मीटर क्या है? या यहीं पर फॉर्मूला से डायमेंशन रखना दो। डायमेंशन निकालोगे तो देखो, आर का क्या डायमेंशन आया था बताओ तो। आर का डायमेंशन बताओ क्या आया था? आर का डायमेंशन आया था ml² t का पावर -3 a का पावर -2। देख के बोलो सब, पक्की बात ना, गलती का चांस नहीं ना है, चेक कर लो। और इसमें क्या होगा? मीटर स्क्वायर का हो जाएगा L², और नीचे मीटर का हो जाएगा L, L से L कट जाएगा। इसका डायमेंशन हो जाएगा ml का पावर 3 t का पावर -3 a का पावर -2। ये हो जाएगा रेसिस्टिविटी का डायमेंशन। चेक कर लेना एक बार, तो गलती होगा तो लोग ऑनलाइन हमको गाली देंगे। हाँ, ठीक है। ml³ t का पावर -3 a का पावर -2। क्लियर ना? चेक कर लिया है? चेक कर लो सब। डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी, क्या हुआ है? अरे क्यू मत देखो, क्यू से मतलब नहीं है। ml³ t का पावर -3 और i का पावर -2, ठीक तो है? अरे चार्ज के टर्म में लिखा है।
क्लियर है? यहां पर तुम आई भी लिख सकते हो, जैसे बताया ना, कई बार बताए हुए हैं कि कहीं पर तुम कई बार देखोगे तो एम एल का पावर 3, टी का पावर -3, आई का पावर -2, ये भी डायमेंशन चलता है। आई करंट, अरे किसी किसी में आई ही इस्तेमाल कर देते हैं, लिख, अरे मैं बोल तो रहा हूं, शुरू से मैं बताता हूं, 11th क्लास से बताया जा रहा है आप लोगों को कि यदि एम्पियर डायमेंशन करंट का ए होता है, लेकिन कभी कभी उसके जगह पर किसी किसी बुक में आई इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, तो ए को आई समझ लीजिए, आई को ए समझिए, दोनों सेम ही चीज है, कोई अंतर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इसमें इतना ही रोक रहे हैं हम लोग, फिर आगे करेंगे लोग, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ना जारी रखिए, याद रखिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, और वीडियो जरूर देखते रहिए। और यहाँ पर मेन चीज है कि फिजिक्स का जो भी कंटेंट आ रहा है उसको आराम आराम से पढ़ते रहोगे, फायदा करेगा, नहीं पढ़ोगे नहीं फायदा करेगा, लगातार पढ़ोगे तभी फायदा करेगा। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, करते रहेंगे, ठीक है।